हाँ जी, लिखें एक पॉइंट। जैसे आपके एटम में इलेक्ट्रॉन एक लेवल से कल हमने देखा था कि हायर एनर्जी लेवल से वो नीचे आया था, तो इस एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन रिलीज हुआ था। ठीक है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला गया। बट आप लिख लें, excitation of electron from a lower energy level, excitation of electron from lower energy level to a higher energy level is possible when an electron absorbs photon. When an electron absorbs photon. Full stop. रिपीट करने वाला बता देंगे बेटा, क्या बोला है? जोर से बोल दें। ठीक है, अगली लाइन लिखेंगे इसी में, एंड दिस एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल, and this absorption is possible only when photon has energy exactly equals to energy difference of two levels, energy difference of two levels. ठीक है, ये आपका एब्जॉर्प्शन तभी हो पाएगा जब इस फोटोन की एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल्स के गैप के एग्जैक्टली बराबर होगी। बहुत सारे फोटोन आएंगे, लेकिन अगर एनर्जी डिफरेंस मैच नहीं करेगा किसी दो लेवल्स का, तो फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा, चला जाएगा, पार निकल जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ हाँ जी, एक ही फोटोन रिलीज क्यों होता है? इसका कारण तो यार मतलब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट ये आपकी थियरी है कि अगर जब डी एक्साइटेशन होगा तो एक ही फोटोन निकलता है। आप इसको एज अ रूल मान सकते हैं, तो भी एक ही फोटोन निकलेगा। आपका कितना भी एनर्जी डिफरेंस हो, ओनली वन फोटोन विल बी रिलीज्ड, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी आपकी। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब है, ये आपका न्यूक्लियस है, जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो उस डी एक्साइटेशन के दौरान जो फोटोन रिलीज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, ये दोनों हम निकालना चाह रहे हैं। इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा वो निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट से इस एनर्जी लेवल को आप मान लो E1 और इसको मान लो E2। हालांकि इसको EI EF मान लो, वो आसान रहेगा। EI एंड EF, जो एनर्जी डिफरेंस है उसी के करस्पॉन्डिंग आपका फोटोन की एनर्जी रहेगी। H न्यू इक्वल टू EI माइनस EF। बताएं ठीक लिखा है क्या? जीरो नहीं, फोटोन है, ये फोटोन है आपका। यशदीप के आप उसमें बताएं झांसे में, ये फोटोन है। फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में हमें डिस्कशन करना है।
मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है उसके बराबर ही आपके फोटोन की एनर्जी होगी। आप बताएं, लेट से इसको आप मान लो N1 एनर्जी लेवल, मतलब या Ni एनर्जी लेवल, इसको मान लो NF। कल हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, बता दें आप En का फॉर्मूला क्या था? एसटी आप बता दें बेटा। नहीं वो नहीं, पूरे वाला एक्सप्रेशन वाला, पूरा जो me², वो अगर लिख रखा हुआ आपने। h²। हम यहाँ पे ये बात जो कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं, आप है ना, हाइड्रोजन एटम। तो Z तो आपका 1 हो ही गया, Z1 हो गया। यहाँ पे देखें me²8, इसमें एक टर्म और आता है साथ में, क्या आता है? Z/n²। Z/n², Z1 हो गया तो 1/n² हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें Ni NF के साथ, h न्यू विल बी इक्वल टू, ये टर्म क्या दोनों पार्ट में कॉमन आएगा? जब हम Ni और NF लिखेंगे तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। तो m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h² एंड NF या Ni 1/Ni का स्क्वायर माइनस 1/NF का स्क्वायर। बताएं ठीक लिखा है क्या? अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है एमिटेड फोटोन की तो ये हो जाएगा me² 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², और पूरा टर्म ये का ये 1/Ni² माइनस 1/NF²। अगर, हाँ जी बेटा, हाँ यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अगर हमें ये फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया, अगर लैम्डा का निकालना है तो न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²। h का क्यूब होना चाहिए एक्सप्रेशन में, देखें आप क्या है, अच्छा वो h वहां आ गया, ये वाला h जब यहाँ आ जाएगा तो h³ होगा, यहाँ भी h³ होगा, 1/Ni का स्क्वायर माइनस 1/NF का स्क्वायर। हमें लैम्डा निकालना है तो आप c को साइड ले आए तो एटलीस्ट 1/λ आ जाएगा आपके पास। 1/λ इज इक्वल्स टू me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c 1/Ni² माइनस 1/NF², ठीक है। यहाँ पे m e एप्सिलॉन नॉट h एंड c आर कांस्टेंट, वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करके ये जो कांस्टेंट बनता है पूरा, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। वन बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट, और साथ में 1/Ni² माइनस 1/NF²। रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 1.1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये आपकी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। और इसको एक टर्म और लिखते हैं, आवाज नहीं करेंगे भाई। एक तो आर की वैल्यू ये है, एक आर की वैल्यू आपको यूज में आती है 1/r इज इक्वल्स टू 912 एंगस्ट्रॉम। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज में आती है और ये भी यूज में आती है। बस आपको अगर आप चाहें करके देखना चाहें तो इनकी वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, आपकी वैल्यू एग्जैक्टली मैच करेगी इससे। अब इसको ये कैसे कन्वर्ट किया, इसको उल्टा कर दो, 1/r नीचे आ जाएगा, फिर आप उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, ये 912 एंगस्ट्रॉम आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। हाँ जी, क्या करें? 101 मेरे पास जो अवेलेबल है मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो यही होनी चाहिए।
रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स ये दे रखी है, आपको चेक करना है। हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है डेफिनेटली, तो जेड जेड इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जो हम स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही पढ़ते हैं, है ना, तो ये वाला आप टॉपिक हाइड्रोजन के लिए कंसिडर करें। ठीक है, ये आपका आगे है। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है, और इसके कांस्टेंट की वैल्यू भी उतनी इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब इस एक्सप्रेशन का? इस एक्सप्रेशन का मतलब है अगर आपका इलेक्ट्रॉन nth स्टेट से nf स्टेट में गया है तो एक फोटोन रिलीज हुआ है, और उस फोटोन की वेवलेंथ जो एक्सप्रेशन गिवन है ये उसकी वेवलेंथ निकल के आ गई है। आपके पास आर की वैल्यू है डायरेक्टली, अगर दो लेवल्स का की वैल्यू पता है, 4 से 3 में गया है, 3 से 2 में गया है, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे और डायरेक्टली उस फोटोन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये उल्टा भी पॉसिबल है ना, जब आप कोई फोटोन एब्जॉर्ब किया है और 1 से आप 4 में गए हैं, उस केस में भी आप लेमडा निकाल सकते हैं, कितने लेमडा का फोटोन यूज हुआ होगा दोनों में, एक्साइटेशन एज वेल एज डी एक्साइटेशन। ठीक बात। यहाँ पे का टर्म और सोच देख लें, एक होता है एक्साइट आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये लिख लिया आपने। आयनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब है जब ये न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन है और आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से बाउंड न रहे, इसकी बाइंडिंग से बाहर निकल जाए। अभी इसकी एनर्जी कितनी होगी? अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी एनर्जी है। ठीक है, आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था और यहां भी। यशदीप यहां जा, जल्दी जा। जब भी आपका एक बाउंड सिस्टम है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव रहती है। तो आप देखें ये फर्स्ट लेवल में है तो -13.6, कल हमने देखा सेकंड में कितने आई थी, -3.4, -1.5, -0.85। तो आप देखें लगातार ये जीरो की तरफ बढ़ रहा है। जिस मोमेंट पे इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी उस टाइम पे ये बाउंड नहीं रहेगा, उससे बाहर निकल जाएगा, है ना। तो आप लिखें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to break the binding of nucleus and electron present in first energy level, या आप कहें present in ground energy level is called ionization energy। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये आपकी हो गई माइनस नहीं प्लस करेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट एक टर्म और होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आप ये बताएं, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसको मैं एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसकी बनाना चाहता हूं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितने वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मुझे उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा? रिपीट कर रहा हूं मैं स्टेटमेंट। एक इलेक्ट्रॉन आपके पास, आप चाहते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए,
तो आप उसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एक्सेलरेट कराएंगे? 10.2। दोबारा बोल रहा हूं मैं, आप इसको भूल जाएं, आप सिंपली ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं करना चाह रहा हूं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि उसको आप कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एक्सेलरेट कराएंगे? इतना ही, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जितना है उसमें ई चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पोटेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगी वो 13.6 वोल्ट रहेगी टू मेक द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। आयनाइजेशन में हमने क्या किया था? जनरली हम फोटोन यहां भेजते हैं, फोटोन इससे टकराता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ये आगे चला जाता है, बाहर निकल जाता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? ऐसा पोटेंशियल जिसके अक्रॉस आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाए। आप तो बस सिंपली याद रखें, आयनाइजेशन एनर्जी जहां पे आए तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आयनाइजेशन पोटेंशियल आ जाए तो 13.6 वोल्ट है। ठीक है। बस वो कन्वे करना चाह रहा है कि उसी एनर्जी का इक्विवेलेंट पोटेंशियल में कितना होगा। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और 13.6 वोल्ट आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल है। हाँ, वोल्ट में आएगा यहाँ पे 13.6 वोल्ट में आएगा। ठीक, देख लिया। नेक्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाँ जी मुस्कान, आप यहाँ आ जाए बेटा, और सीधे बैठेंगे ना इस एंगल पे एकदम। हमने चैप्टर 8 में स्पेक्ट्रम की एक डेफिनेशन लिखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ध्यान है? हाँ जी। हाँ, स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अगर आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अलोंग अरेंज करते हैं तो वो आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। यहाँ पे देखें, मैं पहले हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूं जो मैंने कल ड्रॉ किए थे। ये आपका पहला है ग्राउंड वाला, उसकी एनर्जी E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप n इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल। n इक्वल टू 2 E2। E4। E5। यस। यहाँ पे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में हम डिफरेंट डिफरेंट डी एक्साइटेशन को अरेंज करेंगे। देखो आप, डी एक्साइटेशन का मतलब है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से फर्स्ट में आया या फिर इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आया या फिर फोर्थ से फर्स्ट में आया, फिफ्थ से फर्स्ट में आया, ऐसे सारे डी एक्साइटेशन को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। देखिए आप यहां से, अगर 2 से 1 में आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां जंप कर गया, यहां से यहां आएगा,
ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपके इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हैं, जब भी आपका लोअर एनर्जी लेवल 1 है तो आप उन सारे डी एक्साइटेशंस को क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। अब आप पहले ये निकालें, जो फॉर्मूला आपने अभी अभी यूज किया लैम्डा वाला, उस लैम्डा से इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट इसको बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ जो फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है उसमें आप n की वैल्यू पुट करके पहली लाइन की वेवलेंथ निकालें और लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकालें। फर्स्ट लाइन की आप बोल रहे हैं 684 एंगस्ट्रॉम, लास्ट की ओर निकालें। नौ सौ 12 एंगस्ट्रॉम आप बता रहे हैं, इसकी क्रॉस चेक करें भाई। जो फर्स्ट लाइन रहेगी वो सॉरी 1/λ1 912 एंगस्ट्रॉम और 1/ni² 2। एफ था कि आई था, फाइनल कितना है? बेसिकली आए तो का 1 - 1/2 का स्क्वायर आएगा, ये आपका हो जाएगा 1 - 1/4 इज 3/4। ऐसे ही क्या साहिल, चेक करेंगे क्रॉस चेक इसको, ठीक है। लास्ट वाला क्रॉस करें, लास्ट वाले में वहां पे इन्फिनिटी आ जाएगा तो 0 जाएगा, 912 ही आएगा, ठीक है। अब आप ये बताएं, जो मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं क्या वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है क्या? यहाँ पे 684 है, उस साइड आप जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो हमने जो भी डी एक्साइटेशन के कोरस्पॉन्डिंग फोटोन निकला वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी तो है, उस रेडिएशन को आपने वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज कर दिया, तो ये आपके स्पेक्ट्रम की एक सीरीज है, एक सीरीज स्पेक्ट्रम की। अब यहाँ पे आप ये बताएं, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वेवलेंथ बढ़ रही है, बट क्या जो फोटोन रिलीज होगा उस फोटोन की एनर्जी भी बढ़ रही है क्या, या घट रही है? घट रही है या बढ़ रही है? एनर्जी बढ़ रही है, वेवलेंथ नहीं। आप देखें तो फिर उल्टा आना चाहिए, तो वेवलेंथ बड़ी है तो एनर्जी कम आनी चाहिए। एक मिनट, ये जो आंसर आएगा ये आएगा फर्स्ट लाइन का, और 684 आया क्या? एक बार निकालना है इसका सब लोग, हाँ चेक करें एक बार, हाँ मैं वही कर रहा हूँ, सैल तो गड़बड़ कराएगा। हाँ इसको उल्टा करना है, फिर करें बेटा एक बार। 912 गुना 4/3 1216। बाकी लोग क्रॉस चेक करके बता भी नहीं रहे हैं। 1216, क्या ये कि नहीं दो लोगों का मैच हुआ क्या? 1216 बता दें एक बार, मैच आपका पहले ही आ रहा था इसलिए आप चिंतित थे। आप सेल्फ डाउट मत करें, बी कॉन्फिडेंट, बताया करें आप। अब देखें वेवलेंथ घट रही है क्या? वेवलेंथ घट रही है, एनर्जी बढ़ रही है क्या? एनर्जी और वेवलेंथ का उल्टा रिलेशन होता है। वैसे भी आप देखें एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू या फिर एच सी बाय लेमडा। तो अगर लेमडा बड़ा होगा, इस साइड बड़ा लेमडा है तो एनर्जी कम होगी, दो लेवल्स के बीच की एनर्जी ही तो फोटोन की एनर्जी होगी। तो आप ये पॉइंट कहीं लिख लें कि यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है बट एनर्जी इज लेस, आपके फोटोन की एनर्जी कम है।
वहां वेवलेंथ कम है और एनर्जी ज्यादा है। हाँ हाँ, जब आपका इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होके n इक्वल टू 1 पे आएगा तब आपकी लाइमन सीरीज रहेगी। ठीक है, सिमिलरली एक सीरीज और होती है जब आपका इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होके n इक्वल टू 2 में आता है। मान लो 3 से 2 में आया तो ये उस सीरीज का पहला मेंबर हुआ, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके इसको बोलते हैं बामर सीरीज। ये आपकी लाइमन सीरीज थी। लाइमन बामर, बामर में सिंपल आप लिख लें, जो फाइनल है एन एफ वो n इक्वल टू 2 है, यहां पे n इक्वल टू 1 था। क्या करें? नहीं, देखो इस सारी सीरीज में हम इलेक्ट्रॉन्स के डी एक्साइटेशन को स्टडी कर रहे हैं। ऊपर से नीचे आने में आपका एनर्जी लेवल जब n इक्वल टू 1 फिक्स हो गया है तो लाइमन सीरीज है, जब n इक्वल टू 2 फिक्स हो गया है तो बामर सीरीज है। ठीक है, अब आप पहली लाइन का, बामर सीरीज की पहली लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का वेवलेंथ निकालो, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का वेवलेंथ निकालो। क्रॉस चेक करने के बाद लिखूंगा, निकालें। एक बता रहे हैं आप, देखो यहां पे आप अरेंज कर लेते हैं उनको ना, पहले बताया आपने लाइमन की फर्स्ट लाइन क्या थी? वाली कितनी थी? 900। बामर की फर्स्ट लाइन कितनी बता रहे हैं आप? पॉइंट वाला छोड़ दें, 6.5। हाँ जी, कंफर्म करें। 6.566। कैलकुलेटर्स में गड़बड़ हो सकती है क्या? आपने हाथ से किया है? आपका कितना रहा है? 6.566 मान लेते हैं। आप भी क्रॉस चेक कर लेना अपनी, है ना। लास्ट लाइन बताएं बामर की। थ्री 648। कार्तिक कर पा रहे हैं क्या ये? है कैलकुलेटर्स में बेटा? है कैलकुलेटर्स में? हाँ जी भाई लोगों, बी इन्फिनिटी ठीक लिखा है? हाँ जी, कंफर्म। नव्या कंफर्म, कंफर्म करो बेटा इसको, बी इन्फिनिटी। बामर की लास्ट लाइन यही आएगी क्या? बताओ बेटा, क्या समस्या है, मैं करूं क्या? ये फर्स्ट लाइन है, लास्ट लाइन बताओ। क्लियर है, ठीक है, कंफर्म। लाइमन बामर के बाद थर्ड सीरीज होती है पाशन। ये n इक्वल टू 3 पे आते हैं, ये आपका n इक्वल टू 3 है।
सीरीज का नाम है पाशन सीरीज। इसकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बताएं। पॉइंट ना बताएं, आप सिर्फ वो बता दें। 18 1 भी है इतना बड़ा। और पी इंफिनिटी हाँ और भी है अभी। 8208 गलत क्यों बता रहे हो फिर? आराम से बताओ, टेक योर टाइम। आज तेरा इलाज तो करना पड़ेगा। साहिल कंफर्म करो। ये लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड दो और रह गए। ये n इक्वल टू किस में आ रहा है? ये ब्रैकेट है और एक और आता है फंड। स्पेलिंग आपकी उसकी है, पी साइलेंट है, पफंड है वैसे, पफंड। n इक्वल टू 5। फटाफट एक बार बता दें, ब्रैकेट की बता दें। ब्रैकेट बी आर बोलते हैं इसको, ब्रैकेट की फर्स्ट लाइन एंड ब्रैकेट की लास्ट लाइन। 40533 14592 एंगस्ट्रॉम। ऐसे आप फंड की भी निकाल सकते हैं। देखो बहुत आसान सा टॉपिक है वैसे तो, फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना है। हो क्या रहा है ये समझ में आना चाहिए आपको। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कर रहा है हायर लेवल टू लोअर लेवल, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी आपका जो फोटोन निकल रहा है उसकी वेवलेंथ को हम एक तरीके से अरेंज कर रहे हैं। इसको ही बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। हम्म वो 5 to 4 आएगा। ये पांचवा है ना लेवल, ये लेवल पांचवा है फंड में। हाँ 6 to 5, पहली जो लाइन रहेगी वो 6 to 5 आएगी। ठीक है। क्या करें? होता होगा ये फंड भी यूज होता नहीं वैसे, इसके बाद हम फ्री भी होता होगा, मतलब फिजिक्स की किताब में इतना दे रखा था। ठीक है। एटलीस्ट ये पांच आपको नाम याद होने चाहिए, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड। इनकी वेवलेंथ की अगर सीक्वेंस याद कर पाओ तो आसान, आपकी मर्जी है, नहीं कर पाओ तो आपकी चॉइस है। हाँ आइडिया हल्का सा होना चाहिए। अब आप ये देखें, हमने जो वेवलेंथ निकाली है, क्या आपकी ये अलग अलग सीरीज ओवरलैप कर रही है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? ये 912 से 1200 है ये, और ये ओवरलैप नहीं कर रहे। ये 6000 पे खत्म होता है, वो 8000 पे शुरू होता है, 18 पे खत्म होता है। ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, है ना? क्योंकि वो खत्म कहाँ, शुरू कहाँ से हो रहा है? नहीं 14 पे शुरू हो रहा है बेसिकली, वेवलेंथ को अगर वैसे अरेंज करेंगे तो, और वो 18 पे शुरू हो रहा है। हाँ नहीं, ये आपका शुरू कहाँ हो रहा है, एक मिनट। ये 8 से 18 है, 8000 से 18000 है, और ये 14000 से शुरू हो रहा है, तो 18 पे खत्म हो रहा है, उससे पहले शुरू हो रहा है ये। तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये तीनों ओवरलैप नहीं कर रहे। कौन सा बताएं? ये देखो, ये 900 से शुरू हुआ, 1200 पे गया, वो 3000 पे शुरू हुआ, 6000 पे खत्म हुआ। बामर और पाशन सेकंड और थर्ड।
नहीं, कहीं नहीं कर रहे ओवरलैप। देखो ना, 3 से शुरू हुआ, 3000 से, वो 6000 पे खत्म हुआ, ये 8 में शुरू हो रहा है, 18 पे खत्म हो रहा है। तो पहले 3 ओवरलैप नहीं कर रहे हैं वेवलेंथ के टर्म्स में, लास्ट वाला ओवरलैप कर रहा है, उससे अगले वाला भी ओवरलैप करेगा, वो आप चेक कर लेना। इसमें जो लाइमन सीरीज है ये अल्ट्रा वोयलेट रीजन में लाई करती है, अल्ट्रा वोयलेट रीजन में। जो बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। अगर आपको किसी भी चीज की वेवलेंथ याद रहे ना रहे, आप विजिबल रीजन की जरूर याद रखेंगे। विजिबल रीजन की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, आप लिख लें चाहें तो। जो वेवलेंथ की आपकी रेंज है विजिबल सीरीज की, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। ये एक रफ आइडिया है आपका। तो ये विजिबल में है। अगले वाला इंफ्रारेड में है, ये भी इंफ्रारेड में है। और नेक्स्ट जो आपका है वो भी इंफ्रारेड में है। आप ये बताएं, जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो एक जो मीन वेवलेंथ है, वेवलेंथ बढ़ रही है क्या नीचे की तरफ, है ना, बढ़ रही है वेवलेंथ। वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी घटनी चाहिए क्या, घटनी चाहिए, घट रही है। अल्ट्रा वायलेट इज मोर एनर्जेटिक, लैम्डा कम है तो एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी ज्यादा हार्मफुल होती है। हाँ, तो सारा एनालिसिस आपको इससे करना है। टाइम कितना बचा है, इतना ही करें, इतना करें, थैंक यू। क्या आइडिया लेना आपको इसका, जैसे मैंने बताया कि ना विजिबल का तो आपको याद करना ही करना है।